हेलो एवरीवन, हम इंग्लिश मीडियम का चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक तक हमारा जो चल रहा था वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो कॉलिगेटिव हमने पढ़ी थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो थर्ड कॉलिगेटिव हमने पढ़ी थी वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड जो कॉलिगेटिव हमने पढ़ी थी वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज जो हमें आगे बात करनी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम जो जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। पहली जो हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन बाद में जो हमने सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो दो पढ़ी उसका जो बीच का पोर्शन था वो एज इट इज था, सेम था, ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों में मोलरिटी का रिलेशन जोड़ना था और एक्सबी को हमने कन्वर्ट किया था एमबी में। यहाँ तक हमने किया था। अब ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, बिल्कुल उन तीनों से अलग है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले एक टर्म जो आपको समझनी पड़ेगी वो है डिफ्यूजन। वो है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं हम? ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है फैलना। डिफ्यूजन का मतलब है फैलना। और ये फैलेगा कैसे? या विरचन, ट्रांसफर होना। अब डिफ्यूजन का एक पहले एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल से फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके घर के अंदर पूजा कक्ष है, उस पूजा कक्ष के किसी एक कोने में आपने कोई कैंडल जलाया है, अगरबत्ती जलाई है, और किसी दूसरे रूम में कोई कैंडिडेट बैठा है और उस कैंडल की फ्रेग्रेंस उस तक पहुंच रही है। ये कौन सी प्रोसेस है? तो ऑब्वियसली ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन की। अब क्या हुआ, मान लो रूम के जिस कोने में आपने जलाई है फ्रेग्रेंस वाली कैंडल, उसकी फ्रेग्रेंस मान लो इस कोने तक पहुंच रही है। ठीक है, अब उसका कारण है कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। यहाँ पर क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन हाई, और यहाँ पर उस फ्रेग्रेंस की कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो ये फ्रेग्रेंस जो है वो मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और याद रखना, नेचर का नियम भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हमेशा कहां से कहां मूव करते हैं? हाई टू लो। तो घर में भी आपने देखा हो तो हमारे टंकी के अंदर जो पानी होता है वो नल तक आता है। मतलब नल में पानी की कंसंट्रेशन नहीं है, कम है, टंकी में पानी की कंसंट्रेशन अधिक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि नल से पानी की तरफ टंकी में पानी मूव किया? बहुत रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ any region from the higher concentration to lower concentration। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया। क्या लगा दिया है? मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन का मतलब समझना, जो अपने अंदर से पास करने की परमिशन देता है, पास होने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, यहाँ जो मेम्ब्रेन है उसके होल्स थोड़े से बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये ज्यादा किसी चीजों को रोक नहीं पा रहा है, सबको ये अपने अंदर से पास होने दे रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन ए, यहाँ पर आपने एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन बी। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2, और आपको मानना है C1 इज ग्रेटर देन C2। मान लिया कि सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सबसे पहली चीज, वापस कंसंट्रेशन की डेफिनेशन के ऊपर आइए। कंसंट्रेशन क्या बताता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हमेशा याद रखिए, कंसंट्रेशन का रिलेशन हम किससे लेते हैं? अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मतलब यहाँ पर क्या होगा? सोल्यूट ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा? सोल्यूट ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा? सोल्यूट कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? सोल्यूट कम होगा। तो देख लीजिए, यहाँ से क्या बोला था मैंने? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होगा? यहाँ से सोल्यूट के पार्टिकल्स इस तरफ मूव करेंगे, और ये जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन याद रखना, सॉल्यूट है, ऑक्सीजन है, यहाँ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम।
और यहाँ सोल्यूट लो है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है तो सोल्यूट के पार्टिकल्स तो यहाँ मूव करेंगे, ध्यान से समझना, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या डिफ्यूजन के बारे में इतना आपने नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। तो डिफ्यूजन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जो अपने आगे आएगा। अब डिफ्यूजन के बाद आपका एक आता है ओस्मोसिस। क्या आता है, ओस्मोसिस। हम सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले हमने पढ़ा डिफ्यूजन, अब हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे, ओस्मोसिस, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, फिर से आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, एक मेम्ब्रेन लगाया। लेकिन यहाँ पर जो मेम्ब्रेन लोगे वो एक स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका नाम ही क्लियर है। सेमी का मतलब होता है कुछ कुछ, सेमी का मतलब होता है कुछ कुछ, परमिएबल मतलब क्या, परमिशन, मतलब ये कि ये कुछ कुछ सब्सटेंस को क्या करेगा, परमिशन देगा। ये सारी चीजों को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, कुछ कुछ को ये अपने अंदर से जाने देगा। लेकिन वो कुछ पदार्थ क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसको ये मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करेगा। और ये मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो आप एनिमल मेम्ब्रेन से बना सकते हैं जो सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है एनिमल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं। वापस वही कंडीशन, आपने यहाँ पर क्या ले लिया, सॉल्यूशन ए, क्या ले लिया, सॉल्यूशन ए। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन बी, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन बी। यहाँ पर कंसंट्रेशन आपने क्या ले ली, C1, यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन क्या ले ली, C2। कंडीशन आपको क्या पता होना चाहिए, C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 की कंसंट्रेशन कम है। अब बात ध्यान से समझना, मैंने कहा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सारी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, कारण कि इसके अंदर जो होल्स हैं वो होल्स क्या है, बहुत ही छोटे 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 होल्स हैं, ध्यान से समझना। कारण कि इसके अंदर जो भी होल्स है वो होल्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, और ये होल जो छोटे छोटे हैं इस कारण क्या होगा, आपके यहाँ से जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होल्स बहुत छोटे होते हैं, और हम जानते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज एज कंपेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स थोड़ी सी बड़ी होती है। मतलब ये कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल नेवर अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं होंगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करेंगे तो हमें किसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट देखनी है, तो हम यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, सॉल्वेंट। फिर याद रखना बात वही हो रही है, हम वही पढ़ रहे हैं, होगी मूवमेंट यहाँ पर भी, लेकिन कंसेप्ट समझने का थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन C1 की अब भी अधिक है, मतलब क्या, कंसंट्रेशन इसकी अधिक है तो यहाँ पर क्या ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, और यहाँ पर क्या ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब ये कि यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो यहाँ इस तरफ तो मूव कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव अब नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ध्यान से समझना, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑब्वियसली मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना, वरना कई सारे बच्चे आ जाते हैं सर आपने गलत बता दिया कि डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में बता रखी है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, और आप बोल रहे हो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात को ध्यान से समझना, अगर मैं सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बोलूं तो अब भी मेरी डेफिनेशन वही है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को किसी भी कई तरीकों से बताया जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा ही है, उनकी ज्यादा से उनके कम की ओर मूवमेंट। लेकिन एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है अब वो समझना। अगर मैं सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बताऊं, अगर मैं सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बताऊं तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी, अपना दिमाग दौड़ाओ। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, देखिए ना यहाँ पर C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब इसकी कम है,
और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और मूवमेंट यूं हो रही है, तो इसीलिए इस डेफिनेशन को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये बताया गया है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर सुनना, डेफिनेशन दोनों बार मेरी चेंज होगी, वरना हायर टू लोअर, लोअर टू हायर में कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने बोला था हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं बोल रहा हूं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द lower concentration of solution to the higher concentration of the solution is known as osmosis। इसको हम क्या कहते हैं? osmosis। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा osmosis और diffusion में क्या डिफरेंस है, ये अब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका osmosis। इससे पहले हमने बात करी थी diffusion की। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा osmosis क्या है, diffusion क्या है। अब हमारा मेन टॉपिक जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, अगली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हम उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहेंगे या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ध्यान से समझना। फिर से वही बात, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर मैंने दो सॉल्यूशन ले रखे हैं। दो कंटेनर लगा रखे हैं, उसके बीच में मैंने लगा दिया एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा रखा है? एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ मैंने लगा रखा है एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने ले रखा है सॉल्यूशन ए, यहाँ पर मैंने ले रखा है सॉल्यूशन बी। इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2। C1 इज ग्रेटर देन C2। हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस। मैंने डिफ्यूजन पढ़ाया, डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस बताया, और ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब हमारा रिलेशन ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर को देखना। तो होना क्या चाहिए था, ड्यू टू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन लो है, तो यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो इस सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान से समझना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन बी टू द सॉल्यूशन ए। मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उल्टा काम हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम थी, यहाँ ज्यादा है, तो यूं मूव कर रहा है। आपने क्या कर दिया, आप ये चाह रहे हो कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। क्या हो जाए, इसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर दोनों जगह एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। यहाँ पर भी एक प्रेशर है जो क्या है, नॉर्मल 1 atm। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों तरफ प्रेशर इक्वल है, क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर उतना ही है, यहाँ भी प्रेशर उतना ही है। तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, आप चाह रहे हो कि इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। आप इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोकना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया, यहां से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। मतलब अब इसका प्रेशर 1 atm से बढ़ेगा और इसका प्रेशर अभी भी कितना है, 1 atm। यहाँ पर आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। और व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, उतना प्रेशर आपको लगाना है जिस प्रेशर से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट रुक जाए। क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मतलब इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वही प्रेशर हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। मतलब आपको यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर इतना अप्लाई करना है कि ये जो मूवमेंट पार्टिकल इस तरफ हो रही है वो रुक जाए। वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज अ मिनिमम प्रेशर which is applied to stop the movement of solution particle is known as osmotic pressure। और दूसरी बात, it is represented by the symbol pi। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल पाई से। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से समझे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि हमने पहले भी 3 जो डेरिवेशन देखे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उन सबको डेराइव किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम इसका
फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट खाली पहले बात करनी है। अब सुनना, हालांकि इसके बाद का टॉपिक हमने नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के पीछे इसका सीधा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोग देखें, सीधा प्रश्न दे रखा है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें। हालांकि सीबीएसई में इस टॉपिक को डाल रखा है। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आरओ। क्या कहते हैं? आरओ। जो हमारे घर में भी कई सारे लोगों के घर में लगा होगा आरओ मशीन, वो आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। वो यही काम कर रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? सुनना, वास्तविक ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां जाने चाहिए थे? लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, जहां से यहां जाने चाहिए थे। आपने क्या किया, यहां पर एक प्रेशर अप्लाई किया। क्या? कितना प्रेशर? पाई। कितना प्रेशर? पाई। तो वो क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये पार्टिकल्स की मूवमेंट ना इस तरफ जा रही है ना इस तरफ जा रही है, रुक गई है, रुकी हुई है। लेकिन आपने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। आपने जो प्रेशर अप्लाई किया था, प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई। आपने जो प्रेशर अप्लाई किया वो पाई से ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया तो जो काम यूं हो रहा था वो काम अब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में वापस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको खाली समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दे रखी है, डेफिनेशन आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आपको दो चीजें मैंने बताई डिटेल में। सबसे पहला हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज डिफ्यूजन। हम डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन के बाद हमने पढ़ा व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस के बाद मैंने बताया व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बाद मैंने बताया आपको व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये चार बातें हमने पढ़ी, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर को डेराइव करना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नियम है। इसके लिए क्या है? रूल्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की रिलेशन है, जिसके अंदर सबसे पहला रिलेशन जो वॉन्टॉफ ने लिए थे, किसे लिए थे? वॉन्टॉफ। जो सबसे पहला रिलेशन है वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ। सबसे पहला कौन सा है? वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ बात नहीं है, इसलिए सीधी बात करेंगे। सबसे पहला रिलेशन है वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ। तो वॉन्टॉफ ने क्या किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किससे रिलेट किया था? ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिलेट किया था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको ये पूछा जाए कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया और उसके लिए पूछ लिया जाए कि इसके लिए आपको कितना ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कितना प्रेशर चाहिएगा, तो उसने ये कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताया था इसने? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और वी नॉट एट, आपको पता होना चाहिए, वी कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पता है ना? वॉल्यूम जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी कम, वॉल्यूम जितना कम कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा। सबको पता होना चाहिए, ये आपको पहले से पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। ये तो रिलेशन को डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या है वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ? तो वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ एक्सप्रेस दैट the osmotic pressure of the solution is directly proportional to the concentration, और V naught at concentration is inversely proportional to the volume। अब इस C की जगह में ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो वॉन्टॉफ बोयल लॉ आ जाएगा मेरा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V। बस ये था आपका वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ। क्या था वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो C की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम ऑस्मोटिक प्रेशर, और जितना कम ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था पहला आपका वॉन्टॉफ बोयल्स लॉ, ठीक है। अगला है आपका वॉन्टॉफ प्रेशर टेम्परेचर। अगला है आपका वॉन्टॉफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। अगला है वॉन्टॉफ प्रेशर टेम्परेचर लो, ठीक है। अब देखो, प्रेशर टेम्परेचर लो मतलब ये कि प्रेशर कौन सा लेना है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई।
टेम्परेचर कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी। तो यहां पर ये रिलेशन बताया था क्या, द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इक्वेशन नंबर 1। ये आपको कहां से मिला, तो 1 का प्रेशर टेम्परेचर लो, और अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ क्या बता रहा था आपको, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी, इक्वेशन नंबर 2, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी। अब क्या हो जाएगा, पाई इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को मिला के अगर मुझे एक इक्वेशन बनानी हो, तो बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय वी, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमको क्या जोड़ना है, एक कांस्टेंट। यहाँ पर जो मैं कांस्टेंट जोड़ रहा हूँ वो है एस टी बाय वी। कांस्टेंट मैंने कौन सा जोड़ा, एस, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब सुनना ध्यान से, ये पाई की वैल्यू जो है वो किसके लिए है, 1 मोल के लिए। किसके लिए, 1 मोल। यहाँ पर कुछ भी मोल नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पूछा जाए कि पाई की वैल्यू n मोल के लिए क्या आ जाएगा, 4n मोल। पाई की वैल्यू n मोल के लिए क्या हो जाएगी, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू n मोल के लिए क्या हो जाएगी, 4n मोल। ध्यान से समझना, अगर 1 मोल के लिए इतना है तो n मोल के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू n एस टी बाय वी। ठीक, अगली स्टेप में आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन एस। ये आ गई इक्वेशन। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, और ये इक्वेशन कौन सी दिख रही है आपको, याद करिए, चैप्टर 5 में पढ़ा है अपन, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th। कौन सी है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी है, आइडियल गैस इक्वेशन। पाई क्या है, प्रेशर ही तो है, पाई क्या है, प्रेशर। तो इसको अगर मैं P लिख दूं तो PV इज इक्वल टू N, यहाँ R की जगह क्या गया, S, और यहाँ क्या गया, T। तो आपको यहाँ पर बताना है द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R। मतलब ये कि जो कांस्टेंट S है उसकी वैल्यू R के इक्वल है, इसलिए इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो पाई V इज इक्वल टू nRT। ये फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला गया आपके पास, क्या, पाई V इज इक्वल टू nRT। इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी आपकी 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था कौन सा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हमने पूरा किया, जिसके अंदर टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सबसे पहली थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से हमने हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पूरा किया। अब हम स्टार्ट, इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक और आ रहा है, रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए पाई V इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट पाई V इज इक्वल टू nRT। अब आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट क्या पता है हमको, हमें ये पता है कि n इज इक्वल टू WB बाय NB। सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हो आप, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कई बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में अपन इस बात को। इक्वेशन नंबर 2 बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 n की वैल्यू ले जाके यहां रख दो, पाई V बिकम्स इक्वल टू WB RT अपॉन MB। ठीक है, MB को उधर ले लो, पाई V को इधर ले लो, क्या आ जाएगा, MB इज इक्वल टू WB RT अपॉन MB पाई V। ये आ गया आपका मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में रिलेशन। आप देख सकते हो वेयर MB इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट
WB इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी MB तो बार बार आ गया, 2 बार आ गया, यहाँ आ जाएगा पाई बी। R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आप एक और रिलेशन यहाँ पर आपका पूरा हुआ। तो टोटल हमने इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर से रिगार्डिंग जो छोटा सा टॉपिक हमारा बचा था वो हमने यहाँ पर पूरा किया। अगला टॉपिक जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिगार्डिंग आ रहा है वो है सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आ रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा आ रहा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है और इसके आधार पर न्यूमेरिकल है, फिर सुनना, इसके आधार पर न्यूमेरिकल है, आपको खाली हिंट देगा कि आपके पास कोई 2 सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक है, एक सॉल्यूशन के लिए वैल्यू दे रखी होगी और दूसरे सॉल्यूशन की निकालनी होगी। तो क्या करोगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइसो का मतलब आती है दिमाग में समझ जाना है क्या? सेम। आइसो का मतलब क्या? सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और 2 ऐसे सॉल्यूशन लेने जिसकी आपके पास क्या हो? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास क्या? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, 2 सॉल्यूशन है, एक है पाई 1 दूसरा है पाई 2। तो इसमें क्या आ जाएगा? C1R T1, इसमें क्या आ जाएगा? C1R T2, पाई इक्वल टू CRT पढ़ा ना भाई। ठीक है, C क्या है? N/V, तो ये क्या हो जाएगा? R से R कैंसल, तो ये C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2 आपके पास चला जाएगा। अब बहुत के दिमाग में अभी भी प्रश्न घूम रहा है कि सर ये C कहां से आ गया? ये तो प्रश्न पढ़ा ही नहीं अपने C। तो फिर बता देता हूं मैं, पाई इज इक्वल टू क्या था आपके पास? ये था पाई V इज इक्वल टू nRT, ये पढ़ा था हमने। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? पाई इज इक्वल टू NVRT लिख सकता हूं। N/V याद कीजिए क्या है? N/V है कंसंट्रेशन, N/V क्या है? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। तो आपके पास क्या बन गया? पाई इज इक्वल टू CRT, बनाना पाई इज इक्वल टू CRT। तो मैंने पाई के लिए यहाँ पर लिख दिया C1R_T1, पाई 2 के लिए लिख दिया C1R_T2। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास इक्वेशन आ गई C1T1 इज इक्वल टू C2T2। ये इक्वेशन हम यूज लेंगे और इस इक्वेशन की मदद से हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगली जो चीज आ रही है हमारे पास वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगला मैं ले रहा हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगली इक्वेशन है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अगली है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस? तो बात याद रखें, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर 2 सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो क्या अभी हमने पढ़ी थी कौन सी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपर का मतलब क्या? ज्यादा। अगर आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन है, एक तो है सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। अगर सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्यूशन ए आपका कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के अंदर मैं दूसरा संज्ञा देता हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगला कौन सा आता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो आपके पास यही 2 सॉल्यूशन है, ये एक ज्यादा था तो दूसरा कम था, तो जो कम होगा वो आपका कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन दूसरे की रेस्पेक्ट में कहलाएगा हाइपरटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो दूसरे की तुलना में कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर 3 तरीके के सॉल्यूशन की हमें बात करनी है। सबसे पहला हमने बात करी थी कौन सी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी हमारा? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ठीक है, सेकंड हमको बात करनी थी कौन सी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? या तो पाई 1 पाई 2 से ज्यादा बड़ा होगा या पाई 2 पाई 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगली कंडीशन आपको बात करनी है हाइपोटोनिक, या तो पाई 1 पाई 2 से छोटा होगा या पाई 2 पाई 1 से छोटा होगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको बात करनी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
ये थे आपके 3 प्रकार के सॉल्यूशन। उस अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है वन टॉप फैक्टर। कौन सा है? वन टॉप फैक्टर। अगला टॉपिक है हमारा वन टॉप फैक्टर। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है वन टॉप फैक्टर, क्यों जरूरत पड़ी इसको आने की। तो सबसे पहली चीज इसके नाम से क्लियर है, इसको लेकर कौन आया था? वन टॉप। कौन लेकर आया था? वन टॉप। ठीक है, इसने ये देखा कि जो चीज हम बताई, जैसे सबसे पहले हेनरी ने बताया, इसके बाद राउले ने बताया, उनके कंसेप्ट चले गए, लेकिन इसने जो स्टडी करी वो किस पर करी थी वो भी समझना। वन टॉप ने और इसने स्टडी करी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर करी थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी। कितनी पढ़ी है? 4। सबसे पहले कौन सी पढ़ी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी हमने पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी हमने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों के लिए आपने फॉर्मूले पढ़े थे कि आपको लोअरिंग निकालनी है, कैसे निकालोगे, आपको एलिवेशन निकालना है, कैसे निकालोगे, आपको डिप्रेशन निकालना है, आप कैसे निकालोगे, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आप कैसे निकालोगे। लेकिन इसने ये कहा कि इसे चेक किया। क्या चेक किया? इसने ये चेक किया कि जितने भी सॉल्यूट लिए जा रहे हैं वो सॉल्यूट कौन से हैं। तो इसने देखा कि सॉल्यूट जनरली हम 2 प्रकार के ले सकते हैं। सॉल्यूट कितने ले सकते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला या तो आप ले लीजिए कौन से? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला कौन सा ले लीजिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। या दूसरा आप ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से ले सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट्स। या तो आप ले लीजिए कौन से? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, या आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसने ये देखा कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई वो सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान में रखते हुए की गई? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब जनरली सॉल्यूट कौन से लिए गए? यूरिया लिया गया, ग्लूकोज लिया गया, शुगर केन लिया गया। इस तरीके से जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका यूज लिया और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करी थी। लेकिन इसने ये कहा कि मान लीजिए अगर सॉल्यूट आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया, मान लीजिए अगर सॉल्यूट आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम करेगी? क्या उसकी वैल्यू वही आएगी जो आपने कैलकुलेट करी है, या उसमें कोई बदलाव आएगा? तो उसने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर उसने सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट के अंदर उसने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट डाला। क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद अपने पास फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बता रहा हूं। तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चौथी पढ़ी थी, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया? पाई की वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए पाई की वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी रखी, ठीक है। या मान लीजिए पाई आ गया आपके पास 1080। कितना आ गया? 1080। अब उसने ये कहा कि ये तो क्या है? कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। क्या है? कैलकुलेट करी है हमने। अब उसने इस पर ऑब्जर्व किया, मीटर की सहायता से चेक किया कि वास्तव में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। और जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि जो हमने यहां से कैलकुलेट किया है वो और जो यहां पर वास्तव में ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। फिर ध्यान से समझना, उसने ये कहा कि अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की फॉर्मूला में क्या मिला रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या किया? ये तो बात होगी किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब उसने इस चीज को समझाया। कैसे समझाया वो देखना। तो इसने बताया कि उसका कारण है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये नया टॉपिक आया, यहां से सीधा प्रश्न आता है, व्हाट डज यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है? और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को किसने एक्सप्लेन किया? वन टॉप ने किया। किसने किया? वन टॉप। तो उसने ये कहा था कि ऐसा क्यों हो जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज? द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज ड्यू टू एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। क्या होता है? तो हमने क्या किया, आपने मोलिकुलर मास देख लिया सॉल्यूट का, ठीक है। वो मोलिकुलर मास आपने सोच लिया कि इतना है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपने उसको सॉल्यूट में डाला तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वास्तव में क्या किया, मोलिकुलर मास में वेरिएशन आ गया।
तो वही वेरिएशन क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे हम सोचेंगे। एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए आपने ले लिया ये सोल्यूट ले रखा है NaCl, क्या ले रखा है NaCl, और NaCl आप जानते हो ये जब भी सॉल्वेंट में जाता है टूट कर क्या बना देता है Na+ और Cl-, क्या बनाता है Na+ और Cl-। अब अपना दिमाग थोड़ा सा चलाइए। मैंने आपको जिस दिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई थी उस दिन 3 से 4 बार बार रिपीट किया था, क्या किसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको कहा था द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड ओनली किसके पर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल्स गिनो साहब क्या है, वरना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये NaCl है, यहाँ पर Na+ और Cl- है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो चेंज होनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको तो पार्टिकल्स की संख्या से मतलब है। तो आपने ये क्या कहा कि आपने कहा कि साहब मैंने 1 मोल NaCl डाला है, आप तो कैलकुलेट किस आधार पर कर रहे हो, आपने ये माना कि मैंने 1 मोल NaCl डाला है सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन में कितने मोल है NaCl के, 1। आपने क्या कंसीडर किया कि 1 मोल डाला है तो सॉल्यूशन में 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए आपने मान लीजिए निकाल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का, आ गया 5 atm। कितना आ गया 5 atm। पर आपने देखा कि जब उसको चेक किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर वास्तव में कितना है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर था 10 atm। कितना था 10 atm। तो दिमाग में ये प्रश्न आया कि जस्ट डबल हो गया, ऐसे कैसे हुआ। तो पता लगा कि ये NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट होकर 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बनाया। मतलब आपने डाला था 1 मोल, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाकर कितना हो गया 2 मोल। तो आपने 1 मोल के हिसाब से गिना, इसलिए क्या गया 5 atm, लेकिन वास्तव में तो 2 मोल के हिसाब से आ रहा है तो 10 atm। पर आपको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास का चेंज हुआ। ठीक है, मोल्स चेंज हो गया ना, यहाँ 1 मोल था यहाँ 2 मोल्स हो गए, तो 2 मोल्स की वजह से इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या मतलब सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आने लगे चेंजेस, और वो चेंजेस किसकी वजह से आए, तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, जिसकी वजह से क्या 2 चीजें हो सकती थी। या तो क्या होता, आपने कोई चीज डाली तो अंदर जाने के बाद या तो वो जुड़ गई या वो टूट गई, 2। हम अब वन टॉप वेक्टर से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या पता पड़ी वन टॉप वेक्टर से, तो सबसे पहला पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से। तो 2 काम हो रहे थे। पहला काम क्या हो रहा था, आपने यहाँ पर 1 मोल डाला NaCl, वो टूट गया Na+ प्लस Cl- मोल। दूसरा काम क्या हो रहा था, यहाँ पर आपने 2 मोल CH3COOH के लिए और वो जुड़कर बन गया 1 मोल। कितना बन गया 1 मोल। तो ये केस तो था किसका, या तो आपने जो सोल्यूट लिया है वो हो जाएगा डिसोसिएट, या आपने जो सोल्यूट लिया है वो हो जाएगा एसोसिएट। ये 2 केस आपके पास आई के बन रहे हैं। पहला या तो ये हो जाएगा डिसोसिएट या ये हो जाएगा एसोसिएट। तो इन दोनों केस में आपको आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू मतलब वॉन्टोव ने बताया क्या, तो उसने ये बताया कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसने बताया ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई है और जो कैलकुलेट हुई है, आपने कैलकुलेट की, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगी, और उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, आई की। तो आई आप कैसे बताओगे, आई के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाओगे, तो आप आई निकालेंगे, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ moles of solute before dissociation and association। मतलब आपके डिसोसिएट होने के बाद आपको कितने मोल्स मिले और उससे पहले आपके पास कितने मोल थे, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आई। अब देख लीजिए आप NaCl का केस, NaCl में क्या हो रहा था, Na+ और Cl-।
पहले आपके पास कितना मोल था, 1, बाद में कितना था, 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स आफ्टर कितने थे, 2, पहले कितना था, 1, तो क्या हुआ, आई 2। दूसरा आप ले सकते हो MgCl2, क्या बन जाएगा ये टूटने के बाद, Mg+2 2Cl माइनस, यहाँ कितना था 1 मोल, यहाँ कितने हो गए 3, 1 Mg और 2 Cl, तो I इक्वल टू बाद में कितने मिले 3, पहले कितना था 1, तो I इक्वल टू कितना गया 3। तो यहां से आपको टोटल 3 केस मिलेंगे, कितने केस मिलेंगे 3। तो पहला केस होगा वो है I की वैल्यू या तो आपकी आएगी इक्वल टू 1, क्या आएगी इक्वल टू 1। दूसरा केस I की वैल्यू आएगी आपकी 1 से ज्यादा, और तीसरा केस आएगा आपका I की वैल्यू 1 से कम। इन तीनों केस की बात करेंगे। अब I की वैल्यू 1 कब आएगी, तो आपने जितना सॉल्यूशन में डाला वो उतना का उतना बना हुआ है तो ही 1 आएगी। एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपने एक A लिया और वो अंदर जाकर B है, तो यहाँ 2 मोल A के लिए और अंदर 2 मोल ही B के बन रहे हैं, तो ये I की वैल्यू 1 आएगी। कैलकुलेट करो, I इक्वल टू क्या है, आफ्टर कितने मोल है 2, बिफोर कितने मोल है 2, तो I इक्वल टू क्या गया 1 आ रहा है। मतलब ये कि हमारा सोल्यूट डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। सोल्यूट ना तो एसोसिएट हुआ है और सोल्यूट ना ही डिसोसिएट हुआ है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा समझना, अब I इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो अब देखिए आप सबसे पहला केस डिसोसिएट वाला, कौन सा देखिए डिसोसिएट वाला। तो डिसोसिएट में क्या हुआ था, आपने एक NaCl लिया था, टूटकर बन गया Na+Cl-। यहां पर NaCl 1 मोल लिया था, 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। तो देखिए आफ्टर डिसोसिएशन आपको कितने मिले, 2 मोल, बिफोर कितना था 1, तो I इज इक्वल टू क्या गया 2, तो I इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा सोल्यूट विल डिसोसिएट। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, सोल्यूट विल डिसोसिएट, द सोल्यूट इज डिसोसिएटेड। ठीक है। तीसरा केस में आप क्या कर रहे हो, तो तीसरे केस में देखिए आपको देखना था एसोसिएट वाला केस, तो एसोसिएट का देखिए आपने क्या किया, 2 मोल CH3COOH लिया, ये डाइमेराइज होकर किस में बन गया, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आफ्टर बिफोर थे 2, आफ्टर हो गया 1, तो I इज इक्वल टू आफ्टर कितना था 1, बिफोर कितने थे 2, तो हाफ क्या है 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द सोल्यूट इज एसोसिएटेड। यहाँ क्या होगा, द सोल्यूट इज एसोसिएटेड। मतलब अब आप इस तरीके से I की वैल्यू निकाल कर पता लगा सकते हो कि क्या होगा, ये एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा। और साथ ही हम पहले बता चुके हैं क्या, कि यहाँ पर वन टॉप फैक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास। उसका जिक्र मैं थोड़े समय पहले कर चुका हूँ। क्या होता है एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास, तो आपने जो एक्चुअल मोलिकुलर मास देखा है वो और जो ऑब्जर्व हो रहा है उन दोनों में क्या है, वेरिएशंस आ रहे हैं, और उस वेरिएशन की वजह से क्या हो रही है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो रही है। तो वो चेंज कैसे हो रही है वही, और I एग्जैक्टली बताता है क्या है, वापस सुनना, I हमें क्या बताता है, तो I देखिए आपको मैंने बताया था 1 मोल के लिए 10 atm प्रेशर आ रहा था, तो 2 मोल के लिए 20 atm आ गया। तो चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना हुई, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितने गुना का बदलाव आया, वो हमें बताता है I। कौन बताता है, I। लेकिन अगली चीज जो हमारे पास आ रही है उसको समझना। अगली चीज हमें ये बता रही है कि मान लीजिए आपने 1 मोल NaCl लिया, तो क्या वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, नहीं। तो कितना डिसोसिएट होगा, वही चीज हमको पढ़नी है, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से पहले जो एक चीज हमारे पास आ रही है वो चीज देखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कि व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला आपके पास क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, XB P0A माइनस P अपॉन P0A। तो ये तो क्या था, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, अगर आपने 1 टू फैक्टर पढ़ा है तो ऑब्जर्व्ड में चेंज आ जाएगा, तो इस कितना चेंज आया वो इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा
आई पी ए नॉट माइनस पी अपन पी ए नॉट। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला था, डेल टीबी इज इक्वल टू केबीएम। कैसे निकाला था, डेल टीबी इज इक्वल टू केबीएम। तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, अब आई, क्या लग जाएगा, आई। तीसरा आपने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा आपने कौन सा पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। क्या आ जाएगा, डेल टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। और चौथी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वो है ओस्मोटिक प्रेशर, जो आज ही हमने पढ़ी है। क्या था हमने आज पढ़ी वो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, आई। तो इस तरीके से देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो पहले रिलेटिव लोअरिंग था एक्स बी, उसके आगे आई आ गया, डेल टी बी उसके आगे आई आ गया, टी एफ उसके आगे आई आ गया, पाई उसके आगे आई आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई। जो चेंजेस हुआ, क्या बदलाव आया, वो हमने पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो वापस मैं आपको बता देता हूँ क्या। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने 1 मोल NaCl डाला तो क्या वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, क्या वो 100% एसोसिएट हो जाएगा, तो उसको पढ़ना है। तो अगला आ रहा है रिलेशन बिटवीन वॉन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, इंक कम हो चुकी है, हम इसको रिफिल कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा टॉपिक है। ठीक, अब 2 चीजें पढ़नी है। मैंने ये कहा सबसे पहले जो आपको बताया था वन टॉप फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वन टॉप फैक्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम करेंगे अल्फा से। क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपने 1 मोल NaCl डाला तो हम ये मान रहे हैं कि वो पूरा 100% नहीं हो रहा है डिसोसिएट। कितना हुआ, सिर्फ उसका अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुआ। कितना हुआ, अल्फा। तो अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ तो उसके लिए हम रिलेशन डेराइव करेंगे। तो याद रखें, अब हम यहां पर कंडीशन मान रहे हैं कि मान लीजिए आपने एक ए लिया सॉल्यूट और वो डिसोसिएट होकर बना रहा है NB मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि आपने एक ही मोल डाला है यहां पर, लेकिन वो अंदर जाकर N मोल्स में टूट रहा है। ध्यान से समझना, इसका मतलब नहीं है में तो आगे तो कुछ भी नहीं आना है। इसका मतलब समझना, जैसे कि ये वास्तव में क्या है तो कुछ इस तरीके से, ये NaCl नहीं है और अंदर जाकर Na+ और Cl- टूट रहा है। तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया 2 मोल के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि N मोल के लिए निकालना है हमें। तो ये A है जो N मोल में टूट रहा है, तो ये खाली समझना है आपको। तो अब देखना, अब आपको हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन के केस में। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो यहां पर तो पूरा है 1 मोल, पूरा है ना, हम 1 मोल के केस में बता रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझना कि 1 मोल में से अल्फा जो है पार्ट है वो डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए हमेशा इसको 1 मोल के रेस्पेक्ट में देखते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले 1 था, तब यहां तो 0 क्योंकि डिसोसिएट हुआ ही नहीं। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। एक में से अल्फा गया, पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है, अल्फा भाग ही उसका डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां कितना बचेगा आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा। कितना बचेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अल्फा गया तो 1 माइनस अल्फा। तो यहां कितना बनेगा सोचिए, तो यहां कितना बनाएगा n अल्फा, जितने मोल से वो इंटू अल्फा। उदाहरण ले लीजिए आप, कैसा ये कैसे होगा वो सोचिए।
NaCl कन्वर्ट हुआ Na+ और Cl-। तो यहां से अल्फा गया, यहां 1 मोल था, तो यहां 1 के लिए कितना बना, 1 के लिए कितना बना 1। मैं ये कह रहा हूं यहां से अल्फा गया तो इसका भी नया कितना बनेगा अल्फा, इसका भी नया कितना बनेगा अल्फा, ऐसे ऐसे n मोल से, तो n मोल से अल्फा अल्फा बनेगा, तो ये कितना हो गया n अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए, ये इसलिए मैंने लिखा यहां पर क्या बन गया n अल्फा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले टोटल मोल्स कितने थे, तो 1 + 0 कितना हो गया 1। अब आपको कोई पूछे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद मोल्स कितने बचे, तो थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाया, अपना दिमाग क्या दौड़ाना है, डिसोसिएशन हुआ लेकिन पूरा तो नहीं हुआ ना, सॉल्यूशन के अंदर आपको खाली n अल्फा मिलेगा क्या, ये भी तो बचा हुआ थोड़ा, कितने बचा हुआ है, ये पूरा थोड़ी गया, इतना ही गया, तो इतना बचा हुआ है, तो ये बचा है 1 - अल्फा और सॉल्यूशन में हमको मिला n अल्फा। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गया 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। तो इसके अंदर आप अल्फा कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस अल्फा कॉमन, तो अल्फा कॉमन तो अंदर क्या बचा है n - 1, ये बटा नहीं आओ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या आ गया, अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, तो n और -1, तो ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। क्या गया, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे आगे वो समझना, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन आ गया, आफ्टर डिसोसिएशन आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको I की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला है I = नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो I = आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे, ये वाला, ये था ना आफ्टर डिसोसिएशन, तो आ गया आपके पास 1 प्लस अल्फा n - 1, यही था ना आपके पास, 1 प्लस अल्फा ये था, तो आपने 1, ये देखो अल्फा कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा कॉमन, तो n - 1, तो ऊपर तो आ गया आपके पास 1 प्लस अल्फा n - 1, ये आ गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझना, आपको निकालनी है अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो नीचे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर कितना था 1, तो इस 1 को लिखो नहीं लिखो बात हुई है। तो आपके पास अब इक्वेशन आ गई I = 1 प्लस अल्फा n - 1। अब इस 1 को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो यहां क्या आ गया, I - 1 = अल्फा n - 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, I - 1 डिवाइड बाय n - 1, ये आ गया मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या आ गया मेरा वन ऑफ फैक्टर, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, I - 1 डिवाइड बाय n - 1। तो अल्फा = I - 1 n - 1। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। स्टार्ट से वीडियो को वापस देखें, टॉपिक वाइज पढ़ें, तो आपको रिलेशन बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिगार्डिंग टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है रिलेशन बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड want ऑफ फैक्टर एंड want ऑफ फैक्टर। आपने क्या मान लिया, आपने 1 मोल डाला और वो 100% एसोसिएट नहीं हुआ, सिर्फ कितना हुआ अल्फा एसोसिएट हुआ, कितना हुआ अल्फा। तो आप क्या करोगे, यहां पर फिर से ये n लिया, कितने लिए n मोल लिए, वो अंदर जाकर क्या बन गया क्या बन गया ध्यान से समझना, आपने n मोल लिए और वो अंदर जाकर n। अच्छा ये मैंने ये कैसे लिखा वो भी समझता हूं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या लिया मैंने 2CH3COOH, ये जुड़कर एक बन गया, तो मैंने इसको कैसे लिखा था, कुछ इस तरीके से लिखा था,
इसे लिखा था ना, तो यहाँ आगे जो लिखा होगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आगे मैंने n लिखा है तो वो n मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो अब मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। आपने एक मोल डाला, यहाँ कितना आएगा, 0। पहली कंडीशन तो सबको बताइए। अब मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। ये समझना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने होंगे। यस। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि सिर्फ अल्फा वर्टिकल एसोसिएट हुए, तो मतलब एक में से कितना गया, 1 माइनस अल्फा। कितना गया, 1 माइनस अल्फा गया। तो 1 माइनस अल्फा एसोसिएट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये एन अल्फा नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैं एन अल्फा नहीं लिख सकता। तो क्या लिखना था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अब मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ, कौन सा, CH3COOH। यहाँ क्या हो गया, CH3COOH 2 हो गया। अब देखो यहां 2, तो 2 से कितना बना, 1 बना। ध्यान से समझना, यहां मैंने 2 मोल डाले तो 2 से 1 बना, मतलब क्या हुआ, आधा हो गया। 2 मोल डाले, यहां 1 मोल डाला, आधा हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर 1 मोल डालता, तो यहां कितना हो जाता है, 1/2। यहां पर कितना होता है ना, आधा ही होता ना, 1/2। ध्यान से समझो, मैंने 2 मोल डाले तो ये 1 मोल बना, मतलब आधा हो गया। अगर मैं 1 मोल डालूंगा तो 1/2 हो गया। अब 1/2 करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए ऊपर तो मैंने क्या कहा, कितना गया, नीचे मैंने क्या किया, कितना बना। बस अब वही दिमाग याद लड़ाइए। यहां पर आया कितना, अल्फा, तो अल्फा ऊपर, बना कितना, तो n। यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा बाय n। तो ये आगे कंडीशन आपके पास 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाय n। तो यहां से भी आपके पास 2 चीजें मिल गई। आपके पास क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन से पहले कितने मोल है, 1 + 0 = 1। ठीक है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद कितने, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस बाय n। इसको दे दो, दोनों चीजें मिलेगी। अब आपके पास फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला है आपके पास आई का, ठीक है। आई क्या है, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, which आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो देखो आफ्टर कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। बिफोर कितना था, 1 इज इक्वल टू आई। तो 1 को लिखने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। क्या हो जाएगा अब आपके पास, ध्यान से समझे, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ठीक है, अब आपने क्या किया यहाँ, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको उल्टा करके लिख दिया, आई 1 को उधर ले लीजिए, आई माइनस 1 को उधर ले लिया मैंने, आई माइनस 1। यहाँ क्या बचा मेरे पास, अल्फा बाय n माइनस अल्फा। अल्फा को मैंने पीछे लिख दिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया इसलिए घबराए नहीं। आई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, n, एलसीएम n से n डिवाइड करने पर 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, ये 1 बाय n तो n आया, n को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n अल्फा। क्या आ जाएगा, n अल्फा। ये चीज किस किस को समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज समझ में है तो आपको पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस n अल्फा बाय n। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर कर। और अगर आप मान लीजिए एलसीएम लेकर नहीं करना चाह रहे, इन केस आप मान लीजिए आप एलसीएम लेकर नहीं करना चाह रहे हैं, तो सीधा बता दीजिए, आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है तो भी आप बता सकते हैं। अब n को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, n को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n i माइनस 1।
n को मल्टीप्लाई कर दिया n i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो आप, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस n। अल्फा क्या आ गया 1 माइनस n, अल्फा कॉमन आ गया। अब आपको अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया n i माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये आ गया आपके पास अल्फा। क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू n i माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस n। तो फाइनल एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास जो लास्ट फॉर्मूला आया है आप इसको थोड़ा सा सेल्फ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। अल्फा इज इक्वल टू n i माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमारा सेकेंड चैप्टर जो था वो पूरा किया है। आप इन सारे वीडियोस को अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार देखते जाइए, वापस समझिए। इसमें से अगर आपको कोई डाउट है किसी भी वीडियो में से, तो आप आज से लेकर कल शाम 5 बजे तक मुझे अपने डाउट्स जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं परसों आपके डाउट्स के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपके सारे डाउट्स मैं उस वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आपके डाउट्स नहीं है और मान लो आपको सारी चीज समझ में आ गई है, तो मैं फिर सीधा एक और वीडियो इसका लेकर आऊंगा जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का। हम सब जानते हैं इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने पूरे लेक्चर के दौरान न्यूमेरिकल की कोई बात नहीं करी, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको पता है तो न्यूमेरिकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल हम अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमने सिर्फ सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं। अब हम न्यूमेरिकल कर देंगे। लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो देखते हैं तो कंफर्मेशन जरूर दें। मैंने आपको 10 बार कहा है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। आप इतना लिख दीजिए कि सर ये वीडियो मैंने देख लिया, ताकि हमें पता पड़ जाए किस बच्चे ने ये वीडियो देखा है और किसका वीडियो देखना बाकी है। तो कंपलसरी आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। और फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने नाम के साथ अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे व्हाट्सएप करें कि सर मुझे ये डाउट है, तो मैं डाउट क्लास में वो वीडियो जरूर बताऊंगा। इसलिए आप अपने डाउट्स कंपलसरी दीजिए, आप सभी अपने अपने डाउट्स लीजिए। साथ ही एक गुड न्यूज है हमारे लिए, आपके और हमारे प्रयास से हम YouTube के अंदर हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। तो वो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने भी मेहनत करी, विद्यालय के मैनेजमेंट ने भी मेहनत करी, सभी ने मिलकर YouTube के 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा किया, जिसके लिए आप सभी को बहुत 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 बधाई। और अब हम लाइव क्लासेस लेने के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं। एक्चुअली आज की हमारी क्लास लाइव क्लास होनी थी, लेकिन YouTube अपना प्रोसेस पूरा करने में 48 घंटे का टाइम लेता है और कल शाम को हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो आई होप कल तक हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जब भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी इस दिन की सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी। उस दिन आपको लाइव YouTube पर आना है, आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसलिए जान रहे लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लॉकडाउन के समय में आपके सहयोग से हम सेकेंड चैप्टर घर बैठे पूरा करने में सफल हुए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने डाउट्स भेजना नहीं भूलें। फिर से रिक्वेस्ट है, अपने डाउट्स जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।